करण फारिया पढ़ना चालू कर। Implied authority of a partner of the firm. A partner has an authority to bind the firm by the acts done by him, provided that the act is done in the ordinary course of the firm's business and in the firm name. स्टॉप। सर, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है ये अभी मैंने आपको समझाया था कि सर जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखी गई है, लेकिन ये अथॉरिटी पार्टनर्स कहाँ से डिराइव करते हैं कि सर पार्टनरशिप एक्ट या लॉ बोलता है कि हर पार्टनर को ये काम करने की अथॉरिटी है। ठीक है सर। तो हर पार्टनर, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि सर हर पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है, न केवल बाकी के पार्टनर्स का, बट ऑल्सो ऑफ दी, ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज वेल, ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड एज ऑफ द फर्म एज वेल। तो अपने कामों से ये बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म को भी तो बाइंड कर सकता है। यस सर, कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी बात क्या है कि सर उसने वो काम जो है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया हुआ हो, जिस तरीके से वो बिजनेस किया जाता है उस तरीके से फर्म के नाम पे, ऑन दी फर्म्स नेम किया हुआ है, खुद के पर्सनल नाम पे नहीं किया हुआ, फर्म के नाम पे किया हुआ। क्या चीज लिखी हुई है? अ पार्टनर एज एन अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय द एक्ट्स डन बाय हिम, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस। फर्म के धंधे के दौरान वो किया गया, जिस तरीके से वो किया जाता है फर्म में काम, उसी तरीके से किया हुआ है। एंड इन द फर्म्स नेम, फर्म के नाम पे किया है, खुद के नाम पे नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ गई। This authority is the implied authority. Thus, the firm will be binded by the acts of a partner done within his implied authority, provided. देखो, तो हर पार्टनर अब फर्म के नाम से किए गए कामों के लिए, फर्म जो कि फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हैं, फर्म के नाम से जो काम किए गए हैं उनसे फर्म को बाइंड करने की अथॉरिटी रखता है। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। ठीक है, और लॉ द्वारा दी जाती है, भले ही आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो, ये अथॉरिटीज लॉ द्वारा दी जाती है। यहां से पढ़ गई। Sir, ये पढ़ लिया. हाँ, does the Thus, firm the will be firm binded by the acts of the partners which is done with his done implied authority? सर फर्म बाइंड होगी पार्टनर के काम से जो उसने अपने इम्प्लाइड अथॉरिटी के दायरे के अंदर अंदर काम किया है, क्योंकि पार्टनर द वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म ना, तो उन कामों से फर्म बाइंड होने लग जाएगी जो उस पार्टनर ने अपने, चाहे एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहे इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर जो भी काम किया है, फर्म के नाम पे किया है, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, उनसे फर्म बाइंड होने लग जाएगी, प्रोवाइडेड कि सर ये तीन बातें ध्यान रखना है। क्या क्या? कि सर सबसे पहला, द एक्ट इज डन इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे काम किया है। जहां पर पर्सनल नाम पे वो काम किया है, फर्म उन कामों के लिए लायबल नहीं है। सेकेंड, द एक्ट इज डन टू कैरी ऑन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। सर जो फर्म का बिजनेस है उसको करने के लिए किया है, और द एक्ट इज डन इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द फर्म्स बिजनेस। जिस तरीके से उस फर्म में नॉर्मली काम किया जाता है उसी तरीके से उसने वो काम किया है, फर्म के नाम पे किया है, और फर्म के नॉर्मल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए किया है। इन तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? कि सर फर्म के नाम पे किया है, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द फर्म्स बिजनेस जो होता है, जिस तरीके से वो फर्म में धंधा चलता है, और फर्म का नॉर्मल डे टू डे जो भी बिजनेस है उसके लिए ये तीन अथॉरिटीज मिलती, ये तीन बातें होंगी तो ही वो पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से फर्म को बाइंड कर पाएगा। नाउ वी नीड टू रीड व्हाट आर द एक्ट्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। देखो, मैं इससे पहले एक एग्जांपल देता हूं जिससे ये तीन चीजों से रिलेटेड बातें आपको समझ में आएंगी। आइए, क्या होता था कि सर एक पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, चार पार्टनर्स थे, ABCD। ये पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर क्या काम करता था कि सर इस फर्म को जब भी स्टेशनरी की जरूरत पड़ती थी अपने बिजनेस के दौरान, तो कोई भी पार्टनर क्या करता था, ये स्टेशनरी की दुकान वाले से जाके और ऑर्डर कर देता था कि सर ये वाले इतने पेन भेजो, ये वाले इतने रजिस्टर भेजो, ये वाली इतनी पेपर की रिम भेजो।
वगैरह वगैरह, ये जो भी स्टेशनरी चाहिए होती थी वो ऑर्डर करता था। स्टेशनरी वाला वो यहाँ पर सप्लाई कर देता था। अच्छा, फर्म के नाम पे ऑर्डर किया जाता था, ठीक है, फर्म के किसी पार्टनर के द्वारा ऑर्डर किया जाता था, ठीक है। और फर्म में यही तरीका था बिजनेस के दौरान, जब भी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती थी, और एक हफ्ते बाद यहाँ से पैसा यहाँ पर भिजवा दिया जाता था, एक वीक के बाद में जो भी पैसा बनता था वो भिजवा दिया जाता था। अब वन फाइन डे क्या हुआ, ये पार्टनर ने खूब सारी स्टेशनरी ऑर्डर करी। किसके नाम पे करी? कि सर फर्म के नाम पे करी। किस तरीके से करी? कि सर फर्म के यूजुअल बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस तरीके से करी जाती है उसी तरीके से करी, फर्म के नाम पे करी। और जिस तरीके से यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द बिजनेस है सर, उसी तरीके से करी। ऑर्डर दे दिया फर्म को, इन इन चीजों की जरूरत है, एंड डन टू कैरी ऑन नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, कि सर फर्म के लिए जरूरत है। इसने भी पैकेट बना के यहाँ भेज दिया। इस बंदे ने क्या किया, पट्टे ने क्या किया, जो पार्टनर था उसमें से आधी स्टेशनरी तो अपने घर ले गया और आधी स्टेशनरी फर्म में यहाँ पर जमा करा दी। अब एक हफ्ते बाद ये आदमी पता करते आया, सर वो हफ्ता हो गया ना, थोड़ा मेरा पेमेंट करवा दो। तो फिर हाँ ठीक है, चेक किया गया, अरे ये तो इतनी स्टेशनरी तो आई नहीं थी। ठीक है, इसने कहा सर मैंने तो भेजी कि नहीं, हमको तो इतनी मिली ही नहीं। बाद में पता पड़ा कि सर इसने ऑर्डर करी, फर्म के नाम पे ऑर्डर करी, जिस तरीके से फर्म में काम किया जाता था उसी तरीके से करी, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग इट, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही करी। तो क्या फर्म लायबल है उसको पे करने के लिए? क्वेश्चन ये पूछेगा, हाँ सर। कि सर इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर की, नंबर वन, फॉर, यदि उसने इन तीन बातों का ध्यान रख के काम किया है तो उससे फर्म बाइंड होगी। ठीक है सर। तो सर स्टेशनरी वाले को तो पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा इस फर्म को, ये उससे बाइंड। हाँ वो अलग बात है कि ये अपने फ्रॉडुलेंट कामों के लिए फर्म को इंडेमनिफाई करेगा, ये पढ़ा था ना अपन ने, कि अपने फ्रॉडुलेंट कामों के लिए फर्म को इंडेमनिफाई करेगा, तो बाइंड तो फर्म पूरी होगी, लेकिन बाद में इससे वसूल लेंगे, ये पूरा सिनेरियो होगा। तो इम्पोर्टेंट समझ में आई। यदि फर्म के नाम पे नहीं और पर्सनल नाम पे ऑर्डर किया तो नहीं चिपका सकता था। जिस तरीके से फर्म ऑर्डर करती है, काम करती है, उस तरीके से नहीं किया तो उससे फर्म बाइंड नहीं होगी उस पैसे को चुकाने के लिए। एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा ना, तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी से वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा। So now let's read what are the implied, what are the acts within the implied authorities. करण फारिया एक एक पढ़ना चालू कर। To buy and sell goods in which the firm deals. जो भी फर्म खरीदने और बेचने का काम करती है, उनको खरीद, ऐसे गुड्स को खरीदने और बेचने की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर की। सेकंड, To hire servants to perform the business of the firm. सर फर्म में बिजनेस करने के लिए सर कुछ अपने को सर्वेंट्स, अपने को कुछ मैनेजर्स, ये सब हायर करने पड़ेंगे ना। तो एक पार्टनर के पास में अथॉरिटी है किसी को भी हायर करने की फर्म के कामों के लिए। थर्ड, To engage a lawyer to defend a suit filed against the firm. यदि किसी ने फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ है तो उससे फर्म को बचाने के लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो लॉयर हायर करने का राइट होता है पार्टनर की, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है वो करना, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, पर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो किसी पार्टनर को जाके अपॉइंट कर सक, वो किसी लॉयर को जाके फर्म के खिलाफ जो केस हुआ है उसको लड़ने के लिए किसी उसको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट, To settle accounts with persons dealing with the firm. सिंपल है, फर्म किसी से कुछ मांगती है तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो सेटल करने का राइट होगा किसके पास में? पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, To receive debts due to the firm and give receipts for the same. फर्म किसी से पैसा मांगती है तो उसको रिसीव करने का और उसके बिहाफ पे रिसिट इशू करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर के पास में। नेक्स्ट, To contract debts and pay debts on behalf of the firm. फर्म को किसी पैसे की जरूरत है तो सर डेट ले भी सकते हैं और उस डेट को चुका भी सकते हैं, ये हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, To borrow money for the purpose of the firm and pledge the goods of the firm as security of the loan. फर्म का कोई यूज है, पर्पस आ गया है, उसके लिए बोरो किया जा सकता है मनी, उसके लिए बोरो मनी
फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, फर्म के पर्पस के लिए बोरो किया जा सकता है। एंड प्लेज द गुड्स ऑफ द फर्म। सर कोई भी अपन पैसा बोरो करते हैं तो क्या फोकट में कोई भी दे देगा? कोई तो सिक्योरिटी रखने का बोलेगा ना सामने वाला, कि सर पहले कुछ सिक्योरिटी रखो फिर मैं आपको लोन देता हूँ। तो उसके लिए प्लेज भी कर सकते हैं गुड्स ऑफ द फर्म एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन। ठीक है, इतना राइट होता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है पार्टनर की कि आप फर्म को पैसे की जरूरत है तो फर्म के ब्याह पे लोन ले सकते हैं, और उसके लिए फर्म की जो गुड्स हैं वो गिरवी रख सकते हैं। नेक्स्ट, To make, draw, and accept and endorse negotiable documents in the name of the firm. फर्म के नाम पे चेक बना सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ड्राफ्ट पे साइन कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंडोर्स करने का मतलब जब अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा, वो भी कर सकते हैं। पीछे नाम लिख देते हैं ना कि मेरे को चेक मिला था अब मैं आपको देता हूँ, ये एंडोर्स कर देता हूँ आपका नाम पीछे, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्म के बिहाफ पे कोई चेक साइन करना है, बनाना है, या एक्सेप्ट करना है, या एंडोर्स करना है, तो सर वो कर सकते हैं। ये तो हो गए सारे एक्ट्स विच आर विद इन दी इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, ये सारे काम कर सकता है इन पे। वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा है आज दिन तक, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नाउ लेट्स कम टू द एक्ट्स विच आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। मतलब ये सारे काम पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो वो ये सब काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये ये ऐसे मत सोचना कि ये सारे काम भी पार्टनर कर सकता है चाहे कहीं भी लिखे हुए नहीं हो उसके लिए। अरे ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं, पढ़ गए। In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not allow him to. देखो, एक सेकेंड के लिए इसको छोड़ दो। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट अलाउ हिम टू, ये काम करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, मैं पार्टनर हूँ मैं कर सकता हूँ, नहीं ये सब नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये सब फिर भी आप कर सकते हो यदि उस फॉर्म का यूजेज या कस्टमरी प्रैक्टिस, समझते हो ना, पास्ट में हमने देखा है फर्म ऐसा करती रही है या इस तरीके से वो काम करती है, तो सर पास्ट में ऐसा किया गया है, ठीक है, तो आप भले ही हम उससे भी मान लेंगे कि चलो आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन पास्ट में यूजेज या कस्टम ऑफ ट्रेड से भी नहीं किया गया है तो ये काम कभी भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में मत समझना। पहला पढ़ गई, To submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन? मान लो करण फारिया और नीव मुरारका में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, लड़ाई हो जाती है तो दोनों पहुंचते हैं कोर्ट। कोर्ट में पहुंचते ही भाई साहब आपको ही पता है डिसीजन एकदम से नहीं आते हैं, 25-25 साल लग जाते हैं डिसीजन आने में। कोर्ट छोटे छोटे मैटर्स पे भी 25 साल लगा देता है डिसाइड करने में। तो करण फारिया और नमित शाह बूढ़े हो गए, अभी तक लड़ते जा रहे हैं उसी 25-30 साल पुराने मैटर पे। ये कोई अच्छी बात होगी? नहीं सर। कोर्ट में जाएंगे, 25 साल खराब करेंगे, अपनी वकीलों की फीस देंगे। ठीक है, वकीलों की फीस देने के बाद में कोर्ट की भी फीस लगती है उस मैटर को सुन के और सुलझाने की। ठीक है सर, और 25 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू भी वो नहीं होगी जो 25 साल पहले की थी। ठीक है, टाइम के साथ में इन्फ्लेशन के कारण मनी का डिटोरिएशन होता रहता है या नहीं होता रहता है? यस सर, होता रहता है। ठीक है, तो अब इससे बचा कैसे जाए कि सर इसका आंसर होता है, एक टर्म है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है? करण फारिया और नीव मुरारका ने मिलके कोर्ट के बाहर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जो इन इसका भी पक्ष सुनेगा और इसका भी पक्ष सुनेगा और अपने हिसाब से फैसला देगा, डिसीजन देगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब जिसके भी जो भी बोल रहा है इसके लिए और इसके लिए वो इन दोनों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप जाओ ना, आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक आप लोग जाओ, चैलेंज करो यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो आर्बिट्रेटर के डिसीजन से।
तो क्या ये अच्छी बात नहीं हुई? जहाँ 20-25 साल अटके हुए चल रहे थे, वहां आप महीने 2-4 महीने के अंदर फ्री हो जाओगे, महीने 2 महीने के अंदर फ्री हो जाओगे। यस। तो अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ना, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर डालना। आर्बिट्रेशन क्लॉज मतलब कि यदि हम दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में कल को कोई लड़ाई हो जाती है, तो हम दोनों सबसे पहले मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यदि कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आर्बिट्रेटर के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या प्रोसेस समझ में आया? और एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत नई बात पता पड़ी कैसे कोर्ट से बचने का। यस सर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ आपके हाथ से, आप जब सीए बनोगे तो आपको केवल अकाउंट्स का काम थोड़ी मिलेगा या इनकम टैक्स का काम थोड़ी मिलेगा। यू विल बी सिटिंग ऑन, मोस्ट ऑफ यू विल बी सिटिंग ऑन सम मैनेजरियल पोजीशन। उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखोगे आप लोग, अलॉन्ग विद अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड वर्क। तो अब मान लो उस कंपनी के बिहाफ पे या उस पार्टनरशिप के बिहाफ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, या फिर आप खुद की सीए फर्म खोलते हो और आपको अपने लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है किसी सेकंड पार्टी के साथ में, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की जब छोटी छोटी बातें समझोगे कि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर डालना है, तभी तो आप इस दुनिया में जिंदा रह पाओगे। अदरवाइज तो लोग मार ही देंगे आपको फर्जीवाड़े में। ठीक है। तो सर, अब हम क्या पढ़ रहे थे, वापस आ जाओ। कोई भी डिस्प्यूट को जो पार्टनरशिप के बिजनेस से रिलेट करता है, उसको आर्बिट्रेशन में सबमिट करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर के पास में नहीं होता है। वो पूरी फर्म मिलके डिसीजन लेगी। ये कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी अकेले पार्टनर के पास नहीं होती है कि अच्छा मेरे को लगता है यार आर्बिट्रेशन में चले जाना चाहिए। अरे तेरे को लगता है इसे क्या होता है यार, सबको लगना चाहिए ना, सारे पार्टनर्स को लगना चाहिए। ठीक है। सेकंड, To open a bank account on behalf of the firm in his own name. फर्म के लिए बैंक अकाउंट खोलना है तो फर्म के नाम पे बैंक में खोला जाएगा। फर्म के लिए बैंक अकाउंट अपने पर्सनल नेम पे किसी भी बैंक में नहीं करा कि ये अकाउंट भले ही मेरे नाम से है, ये मैं फर्म के लिए रखता हूँ ना। दिस इज नॉट अंडर योर इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जब तक कि आपको एक्सप्रेसली इस बात के लिए परमिट नहीं किया गया। और आजकल तो वो वैसे भी नहीं खुलता है अकाउंट, ठीक है, पूरे पार्टनरशिप के कागज लगते हैं। ठीक है। तो a partner does not have an implied authority to open a bank account on behalf of the firm in his own name. Third, To compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm against a third party. थर्ड पार्टी से ये जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, किसी सरकमस्टांस में 1 करोड़ रुपया मांगती थी या ऐसा कुछ, तो एक अकेले पार्टनर के पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है कि उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अच्छा चल तू 70 लाख ही दे दे, 80 लाख ही दे दे, थोड़ा छोड़ दिया 20 लाख रुपए का। नहीं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी किसी पार्टनर के पास में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, To withdraw a suit or proceedings filed on behalf of the firm. फर्म ने किसी मिस्टर एक्स पे कोई सूट फाइल किया है, कोई केस फाइल किया है, अकेला पार्टनर के पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि जाके कोर्ट से वापस वो केस ले लेवे, हटा लेवे ना। ठीक है। नहीं तो क्या होने लग जाएगा, ये उस पार्टनर की जेब गरम करेगा। जेब गरम करने का मतलब समझते हो, थोड़ा पैसे इसको अलग से दे देगा ये जाके, और उसका केस हटाने लग जाएगा। तो मतलब पूरी गड़बड़ झाला हो जाएगा ये इम्प्लाइड अथॉरिटियां दे दी गई तो। फिफ्थ, To admit any liability in a suit or proceedings against the firm. मिस्टर एक्स ने फर्म के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का दावा किया है, तो किसी अकेले पार्टनर को ये राइट नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है जाके उसको एडमिट कर ले हाँ हमारी फर्म 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है। नहीं, अकेला पार्टनर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, To acquire immovable property on behalf of the firm. ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अकेला इम्मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी है, वो सारे पार्टनर्स या फिर जिसको ऑथराइज किया गया है एक्सप्रेसली वो जाके करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, To transfer immovable property belonging to the firm. देखो, फर्म के पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग थी, खुद जाके फर्म के बिहाफ पे साइन अकेला आ जाएगी, मैं तेरे को बेचता हूँ, मैं फर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं फर्म का एजेंट हूँ, मैं बेच सकता हूँ, बेचता हूँ। अरे नहीं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट, To enter into partnership on behalf of the firm.
फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज नहीं होती है। तो क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, ये आपसे प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं। अब इसमें एक पार्ट और है जिस पे भी अलग से क्वेश्चन बनता है, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, इस पे भी अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये मैं, और पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको, मतलब आगे का मैं आपको अब से कल कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।